बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू जी, उसमें पार्ट 2 है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट इन थीसिस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। जो एब्स्ट्रैक्ट है ये हमारे थीसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि ये एक साइंटिफिक समरी है हमारे थीसिस की, और ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं जो आपका वाइवा लेने आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ना आए हों। तो उसको मस्ट रीड करके आते हैं एब्स्ट्रैक्ट को। उसके बाद तो इसको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है और प्रेजेंटेशन बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है जिसके बारे में हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो एब्स्ट्रैक्ट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर रिसर्च। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो है लेवल 1 की हेडिंग है, ये आप देख सकते हैं। मेन हेडिंग है लेवल 1 की। एक्नॉलेजमेंट के बाद थीसिस में जो हेडिंग आती है एब्स्ट्रैक्ट की होती है फॉर्मेटिंग इन APA 7। रिमेंबर, abstract is the main heading, level 1, center text, bold, title case capitalization, new paragraph begins on the next line, font इसका टाइम न्यू रोमन और font size इसका 12 है। ये आप देख सकते हैं लेवल 1 की हेडिंग है, यानी सेंटर टेक्स्ट, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, यानी कि ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज है, एक कैप्स में बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। और उसके बाद आप देखें कि ये जो है टाइम्स न्यू रोमन में है, फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन है और फॉन्ट साइज इसका 12 है। नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आप देखते हैं इसमें एक और हेडिंग यूज होती है, स्पेशलाइज्ड हेडिंग, इंडेंटेड, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन एंड एंडिंग विद अ कॉलन इज यूज फॉर कीवर्ड्स। APA 7 में एक ये स्पेशलाइज्ड हेडिंग है। इसके अलावा आप कोई ऐसी हेडिंग नहीं देखेंगे 5 लेवल्स में कि यहाँ से ये इंडेंटेड भी है और उसके बाद ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है, यानी फर्स्ट वर्ड कैप्स में, एंड पे कॉलन है, इटैलिक में है, और उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड्स लिखते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट की जो हेडिंग है वो स्पेशलाइज्ड है। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक फॉर्म में होता है, जबकि आप बाकी सारे पैराग्राफ देखेंगे वो यहाँ से इंडेंटेड होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक फॉर्म में होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट और थीसिस, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक साइंटिफिक समरी है, नॉट मोर देन 250 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू APA 7। जब आप इसका वर्ड काउंट करेंगे, यानी टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो दीज शुड बी नॉट मोर देन 250 एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स। यानी ये जो इसकी मेन बॉडी है, इसका आप वर्ड काउंट देखेंगे कि कितना है। इट मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 250 वर्ड्स। इट इज रिटन इन अ सिंगल पैराग्राफ विदाउट इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन अकॉर्डिंग टू APA 7। ये मैंने आपको जैसे आपको बताया अभी कि ये एक सिंगल पैराग्राफ में होता है मोस्टली, और स्टार्ट में इंडेंटेशन नहीं करते हम। और उसके बाद आप देखेंगे ब्रीफ, बिफोर राइटिंग द एब्स्ट्रैक्ट द रिसर्चर should collect 16 types of information. Let's write abstract for the research title, impact of emotion regulation and emotion expressivity on sideways emotions in adolescents. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली हुई है कि किस तरह से हम उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये जब हम लिखते हैं तो इसके लिए हमें 14 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। 16 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये जो मैंने मेंशन किया है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? सबसे पहले हमें फर्स्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग है। हेडिंग के बाद आप उसका बैकग्राउंड लिखते हैं, बैकग्राउंड के बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स के बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स इफ एनी अगर हैं तो वो लिखें। अप्रूवल फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ERC, एथिकल रिव्यू कमेटी और बोर्ड ऑफ स्टडीज। ड्यूरेशन उसका लिखते हैं, कितने टाइम में वो कंप्लीट होगी। रिसर्च डिज़ाइन, सैंपल नेम, साइज एंड लोकेशन, इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स इफ एनी, सैम्पलिंग टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स, इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड कीवर्ड्स। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम इसी सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले तो ये आप 16 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन करें, फिर इसका सीक्वेंस भी यही रहने दें, क्योंकि मैंने हंड्रेड्स ऑफ थीसिस की सुपरविजन के बाद और इस तरह से बहुत सारे
स्टूडेंट्स के वाइवा, हंड्रेड्स ऑफ वाइवास में बैठने के बाद जो वहाँ से इंसाइट ड्राइव की कि ये किस तरह से चीज़ें आइडियल होती हैं, तो मैंने कोशिश की कि एक आइडियल मॉडल एब्स्ट्रैक्ट को लिखने का आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो आपने दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। एक तो ये 16 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करें। और दूसरी इसमें अहम बात ये है कि इसका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी जो ऑर्डर है इंफॉर्मेशन का कि पहले ये आ रहा है, फिर सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, उस ऑर्डर को भी इंश्योर करें। तो आपके जो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी बहुत अप्रोप्रिएट होगी। तो हम देखते हैं अब ये किस तरह से एक प्रैक्टिकली एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं हम। हेडिंग लेवल 1 है एब्स्ट्रैक्ट की, जो आप देख सकते हैं सेंटर टेक्स्ट पहले आपको बता दिया। फिर उसका हम बैकग्राउंड लिखते हैं न्यू कॉन्स्ट्रक्ट्स। अगर आप ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए न्यू हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है या अपना रिव्यूअर हैं उनको बताएं कि हमारे जो मेन कॉन्स्ट्रक्ट हैं वो ये हैं। जाहिर है उसके अलावा वो एब्स्ट्रैक्ट को उस तरह से स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपकी न्यू कॉन्स्ट्रक्ट हैं तो आप खुद बता दें ब्रीफली। फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स हम जैसे आप देखें, द टर्म साइडवेज इमोशन इज रिलेटिवली न्यू एडिशन इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर pertaining the non-verbal expression of emotions through smiley or emoji in e-communication। तो आपने उसकी आगे बता दिया कि ये एक नया न्यू एडिशन है। फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे, द प्रेजेंट स्टडी एग्जामिन्ड द इम्पैक्ट ऑफ इमोशन रेगुलेशन and emotional expressivity on positive and negative sideways emotions in adolescents। मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, वो हमने लिखे, मोर ओवर द स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सप्रेसिविटी ऑन साइडवेज इमोशन। ये आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गए। ये आजकल एपीए में बहुत इंडोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी अप्रूवल लिखें फ्रॉम आईआरबी, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज या एथिकल रिव्यू कमेटी, whatever the nomenclature of ethical review committee is or IRB is। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बॉडीज हैं जहां से आपका टॉपिक टाइटल, आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हुआ है, आप उसका नेम मेंशन करें अप्रूवल का। द स्टडी वाज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज, जैसे मोस्टली होता है इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। The study was completed in 1 year from January 1st 2018 to December 31 2018। 1 ईयर में कंप्लीट हुई। उसका ड्यूरेशन लिखा हमने। तो स्टडी का ड्यूरेशन लिखने के बाद हम 5th के बाद 6 पे हम लिखते हैं स्टडी ड्यूरेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टडी ड्यूरेशन लिखा। 7th पे आप देखें रिसर्च डिज़ाइन, द स्टडी वाज बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। ये रिसर्च डिज़ाइन लिखा। फिर हमने 8 पे लिखा सैंपल नेम, साइज एंड लोकेशन। पार्टिसिपेंट कंप्राइज्ड ऑफ एडोलसेंट्स enrolled in यूनिवर्सिटी कैंपसेस सिचुएटेड एट सरगोदा। यानी कि आपने सैंपल का नेम लिखा, सैंपल साइज लिखा और वो वहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया, वो सिटी का नेम लिखा और वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपसेस से। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने इम्पोर्टेंट सब ग्रुप लिखे, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी। एन कैप्स में आप इटैलिक यूज करते हैं टोटल सैंपल के लिए। ये जो एन जो है ये आप यूज करते हैं, स्मॉल एन जो है यूज करते हैं इसके लिए सब ग्रुप्स के लिए, जैसे ये फर्दर बॉयज गर्ल्स। डाटा वर कलेक्टेड यूजिंग पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। ये 10 पे आपने सैम्पलिंग टेक्निक में मेंशन करनी है। इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स की और साइटेशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बतानी ज़रूरी है कि ये आप इसमें कुछ चीज़ें आपके इंस्टीट्यूशन पे भी बेस्ड होती हैं। अब होता ये यहाँ पे मेरी मिक्स्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। समटाइम ये होता है कि हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिख के उनकी साइटेशन लिखते हैं तो एक्सटर्नल कह देते हैं कि ये आपने नहीं लिखनी थी, ये आप यहाँ से रिमूव कर दें। समटाइम नहीं लिखते तो एक्सटर्नल कहते हैं ये आपको इंक्लूड करनी चाहिए थी। मेरी सजेशन ये है कि आप इंक्लूड कर दें, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसी तो नहीं होगी ना। वो आपका टीचर यही कहेंगे कि आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि एपीए के अकॉर्डिंगली भी और लॉजिकली भी यहाँ पे साइटेशन होनी चाहिए। साइटेशन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं होती, जैसे आपने ये देखा कि एक सिंपल डेफिनेशन थी तो उसकी भी हमने अगर रेफरेंस दिया है, तो ये स्केल जो है ये हमने खुद तो डेवलप नहीं किया, तो कोई ना कोई इसका आथर तो होगा ना।
तो हम उसको लाजमी एक्नॉलेज करते हैं। हम एपीए का एक जनरल रूल और स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आप लिख दें। अगर आपको एक्सटर्नल रिकमेंड करें कि ये यहाँ से रिमूव कर दें तो आप कर दें, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि आपको कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया। तो थिंग्स कैन गो आइदर साइड कि आप जो भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट मॉडल ये है कि अगर हमारे पास कुछ एडिशनल हो, कुछ कम ना हो, तो ये आप यहाँ पे आथर्स और ईयर लिख दें। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स के बाद वर्क कलेक्टेड फॉर डाटा कलेक्शन। हाँ, एक और सजेशन है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बहुत पुराने हैं, बहुत आउटडेटेड है, जैसे 60s के हैं, 70s के हैं, फिर बेशक आप ऑथर नेम और साइटेशन ना ही लिखें, क्योंकि उससे समटाइम्स अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता कि बहुत ही पुराने। जैसे अगर आप रोजनबर्ग का सेल्फ एस्टीम स्केल 1965 का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर ना लिखें। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये चीज़ आप देख लें, इसको इंटेलिजेंटली मैनेज कर लें, अदरवाइज आप मेंशन कर दें। वर्क यूज फॉर डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेन जो था आपका यहाँ पे लिखना है, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस वाज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, मेन फाइंडिंग, द फाइंडिंग रिवील्ड दैट इमोशनल रेगुलेशन पॉजिटिवली प्रेडिक्टेड साइडवेज इमोशन वेयरएज इनवर्सली प्रेडिक्टेड नेगेटिव साइडवेज। तो आपकी जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड। अच्छा, मेन फाइंडिंग्स का मतलब ये होता है कि आपके जो रिसर्च क्वेश्चन थे, यानी जो टाइटल से रिलेटेड फाइंडिंग्स थी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। वो चाहे प्रिडिक्शन पे थी, को मॉडल टेस्ट किया था, जैसे आप कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे आप जेंडर डिफरेंसेस देख रहे हैं, एज डिफरेंसेस देख रहे हैं, एजुकेशन, वो बेसिकली यहाँ पे ना लिखें। एक तो वो 250 वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट एक्सीड कर जाएगा, दूसरा इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मेन आपकी कोर जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपके टाइटल पे, यानी आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पे बेस्ड थी, आपके मेजर रिसर्च क्वेश्चन पे बेस्ड थी, प्राइमरी आपके ऑब्जेक्टिव्स या प्राइमरी हाइपोथेसिस पे बेस्ड थी, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद implications, ये briefs implications लिखते हैं। The findings empirically establish that use of emoji in e-communication is an indicator of having the ability to regulate emotions and to express emotions appropriately। फिर आप लिखते हैं, उसके बाद आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। The study is an important addition in the existing body of knowledge on the role of two positive emotion related factors in determining the use of sideways emotions by adolescents। कीवर्ड्स आप फाइनली लिख देंगे, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल एक्सप्रेसिविटी, साइडवेज इमोशन और एडोलेसेंस। ये वो मेन कीवर्ड्स हैं जिन पे आपकी रिसर्च बेस्ड है। इवेलुएट योर एब्स्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द चेकलिस्ट। ये 16 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप खुद देख लें, अपने एब्स्ट्रैक्ट को खुद इवेलुएट कर लें। अगर इसी तरह से आपने इतना वेल प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, तो इसका मतलब जो आपका एक पॉजिटिव सेल्फ इम्प्रेशन है वो कंफर्म है इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।